अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज मैं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले बहुत दुख का विषय है कि सड़क पर तो मॉब लिंचिंग हो ही रहा था, अब सड़क से ये सदन तक पहुँच गया है। ठीक है, हम लोगों ने बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा एक सामाजिक संगठन बनाया और बैकवर्ड मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई बैकवर्ड फॉरवर्ड मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये हमने हमेशा इस बात को कहा है कि लोग बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा का मतलब समझते हैं कि अपर कास्ट मुसलमानों के खिलाफ ये मोर्चा बनाया गया है। हमें उनसे क्या मतलब है? उन्होंने मुसलमानों के नाम पर अब तक जो भी सत्ता सुख पाया है, जो भी सरकारी सहूलतें ली हैं, वो लेते रहे हैं। हम लोगों ने बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा इसलिए बनाया है कि हमारी जो 52-53 लगभग जो मुसलमानों में पसमानदा पिछड़ी दलित बिरादरियाँ हैं, वो सारी बिरादरियों की अपनी अपनी तंजीमें हैं, जिन्हें सरकार ने ओबीसी SC ST में माना है कि ये पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति हैं। इनका एक फेडरेशन, एक फ्रंट हम लोगों ने बनाया है। उसकी पहचान के लिए हम लोगों ने बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, उसका नाम संगठन का रखा। लेकिन 94 में जब ये मूवमेंट हम लोगों ने शुरू किया तो बहुत सारे डिमांड को हम लोगों ने सामने रखा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम लोगों को पता चला कि सिर्फ संविधान के धारा 341 की लड़ाई लड़ने से बहुत सारी सहूलियात हमारे लोगों को मिल जाएगी, चाहे वो छोटी से छोटी नौकरी का मामला हो, बेसिक एजुकेशन से हायर एजुकेशन का मामला हो, सरकारी नौकरी का मामला हो, इंटरेस्ट फ्री लोन का मामला हो, कानूनी सुरक्षा का मामला हो। सारी सहूलियात जो है आर्टिकल 341 में शमूलियत से मिल जाएगी। इसलिए हम लोगों ने 94 के बाद ये मूवमेंट शुरू किया कि जब भारत के संविधान ने 340 के तहत ओबीसी को आरक्षण दिया, कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। 342 के तहत ट्रैवल्स को दिया, कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। 341 के तहत जो शेड्यूल कास्ट को दिया है, 1950 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए उसमें धार्मिक प्रतिबंध लगाया गया। तब सिर्फ हिंदू को लिए किया गया, बाद में 56 में सिखों को लाया गया, 90 में नौ बुद्धिस्टों को जोड़ा गया और इससे वंचित हो गए मुसलमान और ईसाई। तो 1936 में जब सारे लोगों को डॉपरेट क्लास मान करके आरक्षण दिया गया था, तब तो ब्रिटिश हुकूमत थी। अब ब्रिटिश हुकूमत मतलब ईसाइयों की हुकूमत, और उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने भी ईसाइयों को आरक्षण नहीं दिया था, तब ये यहाँ हुक्मरान था। लेकिन हम लोगों ने मूवमेंट शुरू किया था और आज हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर दानिश अली के साथ हुआ है, जो दिल्ली के सांसद भारतीय जनता पार्टी से जिनका संबंध है, रमेश सिंह बिधूरी ने जिस तरह का अपना वक्तव्य सदन के अंदर दिया है, उन्होंने सदन की गरिमा को, सदन की मर्यादा को धूमिल किया है। कहीं से ये नहीं कहा जा सकता है कि एक सांसद इस तरह का वक्तव्य दे रहा है। लगता है कोई गुंडा मवाली जो है वो गुस्से में किसी गैर जरूरी मुद्दे को मुद्दा बना करके बेवकूफ़ की तरह चिल्ला रहा है। ये क्या है? किन शब्दों का आप उपयोग कर रहे हैं? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत ही अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि आप एक अपना स्ट्रेटजी बनाइए। अगर भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति करना है और मुसलमानों के खिलाफ बुरा भला कह के ही हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना है, तो फिर आपने पसमानदा कार्ड क्यों खेला? इतिहास में, भारत की तारीख में आज़ादी से अब तक ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक नहीं अनेकों बार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हो, चाहे वो लाल किला में 15 अगस्त आज़ादी का जश्न का माहौल हो, हर जगह उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का बहुत ही मजबूती से वकालत किया है। ऐसा लगा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में कुछ परिवर्तन करने जा रही है। वो अगर सारे मुसलमानों को नहीं तो 85% मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक तरफ आप पसमानदों की वकालत कीजिएगा, दूसरी तरफ मेवात में जो कुछ हुआ, मऊ में, नूह में, वहाँ जो 1200 से ज़्यादा जिन मुसलमानों का बुलडोजर से घर ध्वस्त किया गया, वो भी पसमानदा मुसलमान है। मॉब लिंचिंग जिनका होता है वो भी पसमानदा मुसलमान है। तो एक तरफ ये शपथ करना अपनाइएगा
पार्लियामेंट में मुसलमानों को गाली आपका एमपी देगा और दूसरी तरफ आप मुसलमानों को चाहिएगा कि वो आपके साथ जुड़ भी जाए। तो ये दोनों काम नहीं हो सकता है। ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है जो पार्लियामेंट में जो हुआ है विशेष सत्र के दौरान। रमेश सिंह विधुरी को तत्काल लोकसभा स्पीकर श्री बिरला जी को चाहिए कि सस्पेंड करें, कानूनी कार्रवाई करें और उन पर जो भी एक्ट होता है सारे एक्ट पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका जो भी पसमानदा मुसलमानों के प्रति आप जो दिलचस्पी दिखा रहे हैं वो फिजूल है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में ठीक है हमारा किसी भी सियासी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है। किसी भी सियासी पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों को कभी भी कोई भी अधिकार नहीं दिया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो कोई भी वो पार्टी जिसने बीजेपी का खौफ दिखाया और मुसलमानों का वोट लिया, उसने मुसलमानों को जोड़ा, लेकिन उसने कभी भी पिछड़े दलित मुसलमानों को उनको जोड़ने का, उनके हकूक़ का, उनके प्रश्न को कभी नहीं उठाने का काम किया। मैं ये कहूँगा कि हाँ, बिहार में 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो नीतीश कुमार ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि जो पसमानदा मुसलमान हमारे लीडरान हमारे बीच से गुजरे उनके लिए यादगार के तौर पे सरकारी जयंती भी किया, मेमोरियल हॉल भी किया और उनकी नुमाइंदगी का भी ख्याल रखा। चाहे वो बोर्ड निगम में चेयरमैन बनाना हो, मेंबरशिप देना हो या एमएलसी राज्यसभा बनाना हो, मंत्री बनाना हो, ये सब काम बिहार में नीतीश कुमार ने किया है। और आज चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर से इस गठबंधन में जो पार्टी शामिल नहीं हुई हो उनका कोई गठबंधन बन जाए, तो आज विकल्प की कमी हमारे पास नहीं है। पहले तो आप बीजेपी से डरा के वोट लिया करते थे, अब तो बीजेपी खुद चाहती है कि पिछड़े मुसलमान उनके साथ जुड़ जाए, उनको वोट कर दें। तो अब ये कहना कि बीजेपी से डरा के वोट ले लेंगे, अब वो माहौल नहीं। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को एक रुख अपना स्पष्ट करना चाहिए कि अगर उन्हें पिछड़े मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, दलित मुसलमान का सहयोग, सपोर्ट चाहिए तो ये दोनों काम नहीं होगा। एक तरफ आप अत्याचार भी कीजिएगा, आप उनके साथ घृणा भी दिखाइएगा, आप बदतमीजी भी कीजिएगा, आपका सांसद अपशब्द का इस्तेमाल करेगा और दूसरी तरफ आप सपोर्ट भी चाहिएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे पास विकल्प है, पसमानदों के पास विकल्प है। हम तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड को सपोर्ट करते हैं। हमारा मानना है कि जनता दल यूनाइटेड खासतौर पर नीतीश कुमार जी ने हम लोगों के प्रश्नों को भी उठाया, उसको हल भी किया, नुमाइंदगी भी दी, ये सब काम किया। आज उनका गठबंधन आरजेडी के साथ है। अभी 2020 में जब सरकार बनी है तो ये पसमानदा मूवमेंट का एक प्रेशर ही था कि आरजेडी ने बहुत ही मजबूर होकर के पहली बार तारीख में कोई एक मंसूरी विधायक भी बना और उसको मंत्री भी बनाया गया। ये एक पहली बार ऐसा हुआ है। हम लोगों ने 2020 के चुनाव में, जो बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ, हम लोग ये जान रहे थे कि नीतीश कुमार जी को डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए ये हम मानते हैं कि हम नीतीश कुमार जी से तो मिलते नहीं हैं और उनसे मिल करके कोई बात तो कहते नहीं हैं, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जो हम अपना एक्शन प्रोग्राम करते हैं और उसके माध्यम से जो बात आगे जाती है, ये बात उन तक भी पहुँचती है। 2020 में क्या हुआ, उनका गठबंधन बीजेपी के साथ था। एक तो उस गठबंधन की वजह से मुसलमान उनके साथ आना नहीं चाह रहे थे, दूसरे CAA NRC का मुद्दा सामने आ गया था। ऐसा मामला गर्म था कि खुद उनकी पार्टी के जो मुस्लिम लीडरशिप है वो मुसलमानों के बीच वोट मांगने नहीं जा रही थी। हम लोगों ने जो है, हमारे मोर्चा ने जा कर के काम किया और जा कर के जो फील्ड में काम करने का जो फीडबैक मिला, तो हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को जो है चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये मैसेज ज़रूर दिया कि 2020 में जो आप कमज़ोर हुए हैं उसके पीछे कौन सी वजह थी। हम लोगों ने साफ कहा, जब आपका गठबंधन बीजेपी से है और बीजेपी अपने हिंदुत्व के मुद्दे को कमज़ोर करना नहीं चाहती है, वो ये नहीं सोचती है कि अगर हम कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये मुसलमान कुछ वोट जो है जदयू के साथ भी जुड़ा है जो बिदक जाएगा। जब वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप फिर गठबंधन धर्म क्यों निभाते हैं? आप जब पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों की पार्टी है, आप उनके हित के लिए काम करते हैं, तो आप उनके हित की वकालत क्यों नहीं करते हैं?
आप क्यों नहीं बात करते हैं कि निजीकरण हो रहा है सब जगह, तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए, न्यायपालिका में आरक्षण मिलना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए, 49.5% जो रिजर्वेशन का दायरा है उस दायरे को बढ़ाना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने हमेशा जेडीयू को, नीतीश कुमार जी को ये संदेश दिया है। अब मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हम लोगों का मैसेज वहाँ पहुँचा है, और उसी का परिणाम है कि आज जेडीयू मजबूती के साथ बिहार में एक डेलीगेशन लेकर के केंद्र में जाके मिलने का काम किया, कि जा कर के जो है नीतीश कुमार जी ने अपने क़यादत में नरेंद्र मोदी जी से कहा कि जातीय जनगणना कराया जाए। जब केंद्र सरकार तैयार नहीं हुई तो उन्होंने कानूनी अड़चनों को ध्यान में रखते हुए बिहार के अंदर में एक गणना कराया है। अब उस गणना के माध्यम से ये क्लियर हो जाएगा कि बिहार में कौन सी बिरादरी, कौन सी जाति की कितनी आबादी है। उसकी आबादी के अनुपात में फिर उस बिरादरी के लिए उनके विकास के लिए काम यहाँ शुरू होगा। हमारा ये कहना है कि एकदम नीति स्पष्ट होना चाहिए। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है और उसे लग रहा है कि पसमानदा मुसलमान उस पार्टी से जुड़े, तो फिर एक नियत भी उनका साफ होना चाहिए। एक तरफ ये भी होगा, दूसरी तरफ ये भी होगा, ऐसा नहीं होगा। जितना जल्दी हो अविलंब आप अपने सांसद पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, उनको सस्पेंड कीजिए, और जल्द से जल्द आप ये संदेश दीजिए कि आप जो है वाकई पसमानदा मुसलमानों के प्रति और दलित मुसलमानों के प्रति, पिछड़े मुसलमानों के प्रति आपकी सिंपैथी है। आप उनके जो उत्थान के, उनके विकास के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, आप उनको हिस्सेदारी भी देना चाहते हैं, और आप उनके लिए चिंतित हैं कि उन्हें कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की जाए। विगत दिनों मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट भी किया था। उनके सामने 2-3 बात रखी थी कि जो हम लोगों का ये मुतालबा रहा है शुरू से कि संविधान की धारा 341 में जो 1950 का राष्ट्रपति अध्यादेश है, जिसके जरिए धार्मिक प्रतिबंध लगा हुआ है, या तो आप उस अध्यादेश को वापस ले लीजिए, या तो जहां हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट शामिल हैं वहां आप मुसलमान को शामिल कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि 341 के समान अधिकार आप अलग से जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको समान अधिकार दे दीजिए। ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो आज हमारा समाज किसी भी तरह से छोटा मोटा काम करके अपना ज़िंदगी बसर कर रहा है, वो चाहे टायर पंक्चर बना के करे, चाहे वो लोगों का बाल काट के करे, चाहे मजदूरी करे, चाहे रिक्शा ठेला चलाए, चाहे मीट अंडा साग सब्जी फल फ्रूट बेचे, या फिर वो पासेगिरी, मोचीगिरी करे, भंगीगिरी करे, मेहतरगिरी करे, आज जैसे भी हो वो ज़िंदगी गुजार रहा है। वो फूस में, वो चिमकी में, वो छप्पर में, वो किसी तरह नदी किनारे, तालाब किनारे, सड़क किनारे रह करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। सरकारी स्कूल में बच्चे को किसी तरह पढ़ा रहा है, ज़िंदगी तो किसी भी तरह गुजार रहा है। लेकिन जब मामला होता है सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, जब किसी तरह का मसला आता है समाज के अंदर, टकराव की स्थिति पैदा होती है, तब ये समाज बहुत मुतासिर होता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि 1989 में दलित एक्ट बना, जो दलितों को सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा देने के लिए जो SC/ST एट्रोसिटी 1989 में एक्ट बना, आप उस एक्ट में मुसलमानों को भी शामिल कीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो हमारा मानना है कि आप वो कहने की ज़रूरत नहीं है। समाज जब देखेगा कि उसका फ़ायदा हुआ और किससे हुआ, खुद ब खुद उधर चला जाएगा। इसलिए काम करने की ज़रूरत है और साफ नियत से काम करने की ज़रूरत है। बगल में छुरी लेकर के जुबान मीठी करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हम बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा की ओर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से और लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी से ये डिमांड करते हैं और ये कहते हैं कि आप जितना जल्द से जल्द हो आप अपने सांसद श्री विधूरी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, सस्पेंड कीजिए और उन पर जो है आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तभी ये समाज मानेगा कि आपको मुस्लिम समाज में जो 85% आबादी है, आपको उनसे हमदर्दी है। आप समाज के हित में, आपकी नीयत साफ सुथरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये समाज ये सोचने पर मजबूर होगा कि वो आपके साथ जुड़े अथवा ना जुड़े। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि इस तरह के मामले को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पर दबाव बनाया जाए
कि जो मामला सड़क से सदन तक चला गया ये दोबारा ना हो। और हम उन लोगों का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो हमारे बहुसंख्यक समाज के जो भाई हैं, जो साफ छवि के लोग हैं, जो साफ़ सुथरी सोच रखते हैं, ऐसे लोग बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ वो इस बात का, इस घटना का निंदा कर रहे हैं। और वो लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं कि इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अब अति हो गया, ये मामला सदन तक चला गया, ये अति हो गया। जय हिंद साथियों, आदाब, सत श्री अकाल।